यूट्रोफिकेशन हमने कल किया था, नेचुरल एंड एसेलरेटेड यूट्रोफिकेशन तक हो गया था ना, मैन मेड। एल्गल ब्लूम स्टार्ट करना है आज। एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम बेटा एक्चुअल में एल्गल ब्लूम इज द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द वाटर सरफेस। ठीक है, ये है वाटर, और यहाँ पे अगर एल्गी ग्रो कर गई बेटा पूरी तरह, इसने ब्लॉक कर दिया, तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ये जो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी बेटा वो तो बाहर निकल जाएगा। यहाँ जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए कि इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि सनलाइट भी तो नहीं जा पाएगी अंदर, क्योंकि इनकी एक लेयर बन गई है। एक्सेसिव ग्रोथ एल्गी की हो जाए तो वही क्या बनाता है, एल्गल ब्लूम, और ये डिफरेंट कलर्स भी प्रोड्यूस करता है, और ये हार्मफुल होता है अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो लिखिए, द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टोनिक एल्गी in bracket free floating bracket close, that cause coloration of water, that causes coloration of water is called algal bloom, is called algal bloom. Algal bloom. Next point, the algal bloom cause deterioration, मतलब नुकसान करता है ये। एल्गल ब्लूम कॉज deterioration of the water quality, deterioration of the water quality, and cause fish mortality, and cause fish mortality. ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। फुल स्टॉप। some bloom forming algae are extremely toxic to human beings. Some bloom forming algae are extremely toxic to human being and other animals also. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम इकॉर्निया के बारे में। पंकज गुप्ता लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटे। इकॉर्निया है ना, इकॉर्निया मतलब उसको वाटर हेसिंथ भी बोलते हैं, और इसके बारे में पता नहीं कितनी बार हम लोगों ने पढ़ा है। जलकुंभी जिसको बोलते हैं, है ना, इसको और क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल। क्यों? क्योंकि ये भी वही, ये आया क्यों था, इसका फ्लावर बहुत अच्छा देखने को मिलता है बेटा, बहुत खूबसूरत होता है ना, ब्राइट पिंक, मैव कलर्ड बोलते हैं उसको, MAUVE, मैव, मॉव कलर्ड, है ना। तो ये भी काफी नुकसान पहुंचाता है, ये भी पोल्यूटेंट है बेटा एक तरह से, समझ लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ब्यूटीफुल मॉव कलर्ड, MAUVE, मॉव colored, in bracket bright pink, beautiful mauve colored, in bracket bright pink, bracket close, flowers, mauve color flowers found on very attractive floating plants, found in very attractive
floating plants in water bodies, floating plant in water bodies. These plants, these plants were introduced into India for their lovely flowers. Introduced into India for their lovely flowers. Have caused, lovely flowers have caused havoc, HAVOC, havoc मतलब तबाही, तबाही मचा दिया इसने. Havoc by their excessive growth, by their excessive growth, by causing, by their excessive growth, by causing blocks in our waterways, blocks in our waterways. They, next point, they grow faster than, they grow faster than, मतलब इसको अगर हम निकाल के फेंकना चाहे ना थोड़ा थोड़ा, तो हम निकाल के फेंकते हैं, उससे ज्यादा तो ये ग्रो करता है, उससे ज्यादा स्पीड से. अब इतना समझ लो आप. They grow faster than our ability to remove them. They grow faster than our ability to remove them. These plants of water hyacinth, HYACINTH, water hyacinth का दूसरा नाम क्या है? इकॉर्निया, EICHHORNIA. These plants of water hyacinth in bracket Echornia crassipes, CRASSIPES, ठीक है, CRASSIPES, Echornia crassipes, bracket close. The weeds most problematic aquatic weed, weeds most problematic aquatic weeds, also called क्या बोलते हैं इसको, बताया था अभी, टेरर ऑफ बंगाल, TERROR of Bengal, terror of Bengal. They grow, full stop. They grow abundantly in eutrophic water bodies, जहां पे यूट्रोफिकेशन चल रहा है ना, उसमें बहुत तेजी से ग्रो करता है. They grow abundantly in eutrophic water bodies, and lead to an imbalance, in the ecosystem dynamics of the water body. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा. अब तो एक दो देखो, एक तो जहां यूट्रोफिकेशन है वहां पे ये ज्यादा ग्रो करते हैं, कॉर्निया वगैरह या एल्गल ब्लूम होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा. और ये ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते भी, सर कौन सी वाटर बॉडी बेटा? यूट्रोफिक वाटर बॉडी, जहां पे ये ग्रो होता है. मैं ये कह रहा हूं बेटा कि जहां पे न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं, जिस वाटर बॉडी में, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वहां पे ये ग्रो करेंगे और ये यूट्रोफिकेशन के स्पीड को और बढ़ाते हैं. दोनों बात है, समझ में आ गया? तो एल्गल ब्लूम यूट्रोफिकेशन को और बढ़ाता है, ठीक है. दूसरी बात कि
जो हमारा सीवेज वाटर है फ्रॉम होम या मान लो हॉस्पिटल, सीवेज फ्रॉम होम एंड हम इसको कैसे किल करें? हम किल कैसे करें? इसके लिए हमें जो जो यूट्रोफिकेशन को इंक्रीज कराने में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसको हम कम कर सकते हैं। सीवेज वाटर को हम कम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू उसमें मिला सकते हैं। समझ रहे हो? इस तरह से हम कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा। तो सीवेज फ्रॉम होम एंड हॉस्पिटल बेटा, उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं जो यूट्रोफिकेशन को बढ़ाते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी करते हैं, कॉज करेंगे वो, जैसे कि डिसेंट्री है, डायरिया है बेटा, कॉलेरा है, वाटर बॉर्न जो डिजीज है बेटा वो कॉज करेंगे ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो यूट्रोफिकेशन को बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक तो वाटर एल्गल ब्लूम हमने लिख लिया, इकॉर्निया के बारे में लिख लिया। अब एक और लिखिए, सीवेज फ्रॉम होम एंड हॉस्पिटल्स, सीवेज फ्रॉम होम एंड हॉस्पिटल also contain, sewage from home and hospital also contain pathogenic microorganisms, pathogenic microorganisms and its disposal into water without proper treatment, and its disposal into water without proper treatment, may cause serious disease, like dysentery, 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 typhoid, jaundice, cholera, etc. Dysentery, typhoid, jaundice, cholera, etc. अब बेटा जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। जैसे कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे मेटल्स होते हैं, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो वाटर बॉडी में जाते हैं और बहुत सारी सीरियस डिजीज कॉज करते हैं, है ना। तो जो मेटल्स होते हैं उनका कौन कौन से मेटल्स होते हैं उसको हम देखेंगे, और कौन सा मेटल कौन सी डिजीज कॉज करता है। मरकरी जैसे कि मीनामाटा डिजीज कॉज करती है, कौन सा मतलब मेटल का कौन से डिजीज कॉज करती है वो भी देखने वाले हैं हम। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी काफी बहुत ज्यादा पोल्यूट करता है वाटर को, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और यूट्रोफिकेशन में भी हेल्प करता है वो, यूट्रोफिकेशन में भी वो हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, वेस्ट वाटर from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction and processing, chemical manufacturing, etc. often contain toxic substances, especially heavy metals, and variety of organic compounds. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे,
हैवी मेटल्स किसको बोलेंगे हैवी मेटल्स? डिफाइंड एज एलिमेंट्स with density, heavy metals defined as elements with density greater than 5 gram per cubic centimeter such as कौन कौन से वो हैं मेटल्स? पहला तो कौन सा लिखेंगे बेटा? मरकरी, जिसको कि हम हाइड्रागायरम बोलते हैं, Hg बोलते हैं ना, Hg। कैडमियम कॉपर भी है बेटा, हैवी मेटल्स में आएगा, है ना, और लेड एक्सेट्रा। ये जो है हैवी मेटल्स में आएंगे, कैडमियम, मरकरी, कॉपर और लेड। ठीक है, अब इनको हम देखेंगे वन बाय वन करके कि कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है। पहले लिखो मरकरी कॉज, पहले लिखो मरकरी, हाइड्रागायरम कॉज मीना माटा डिजीज, ठीक है। ये पहले, सबसे पहले कहां देखी गई थी बेटा? जापान में, इन 1952 में सबसे पहले ये डिजीज आइडेंटिफाइड हुआ था जापान में 1952 में, है ना, थ्रू बायोमैग्निफिकेशन ऑफ ईटिंग फिश। बायोमैग्निफिकेशन जानते हो थोड़ा बहुत या नहीं? पहले मैं बताऊं, अभी उसको पढ़ना है, अभी थोड़ी देर में, 10-5 मिनट में ही। सर रिपीट डेफिनेशन हैवी मेटल्स। अच्छा, डेफिनेशन रिपीट कर दूं हैवी मेटल्स की। मैंने बोला डेंसिटी विद ग्रेटर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो जिसकी ऐसे कंपाउंड जिसकी डेंसिटी 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन होगा, वो हैवी मेटल्स में आएंगे। ठीक है, अब लिखो थ्रू बायो, ब्रैकेट में लिख लो, मीना-माटा डिजीज के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो, थ्रू बायोमैग्निफिकेशन बाय, बायोमैग्निफिकेशन थोड़ा बहुत जानते हो या नहीं जानते हो? हार्मफुल, हाँ, हार्मफुल केमिकल्स विच इंटर्स थ्रू इकोसिस्टम में ना, फूड चेन, फूड वेब में। हाँ बिल्कुल सही बात है गौतम, अभी उसको और डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। तो बायोमैग्निफिकेशन से ये जाता है हार्मफुल मेटल्स, है ना, थ्रू बायोमैग्निफिकेशन बाय ईटिंग फिश से ये मीना माटा डिजीज होती है। ईटिंग, EATING, ईटिंग फिश। सिम्टम्स लिखिए, डायरिया, मीना माटा डिजीज का डायरिया, हीमोलाइसिस, इम्पेयरमेंट मीन्स लॉस, है ना, लॉस ऑफ वेरियस सेंसेस, SENSES, सेंस, मतलब होश गंवा बैठना, बुद्धि कम होना, मतलब देखो इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट जाता है मीना माटा डिजीज का। ब्लरिंग ऑफ विजन, मेंटल डीअरेंजमेंट, ब्लरिंग ऑफ विजन, मेनिंजाइटिस, MENINGITIS, मेनिंजाइटिस एंड डेथ। बेटा मरकरी के आने से जो फिश खाने वाले थे जापान में, उनको ये डिजीज हुई थी पहले,
देखो और बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू कितना नुकसान हो सकता है, देख लो, है ना। दूसरा लिखो कॉपर से होने होने वाला नुकसान, कॉपर, हाइपरटेंशन, यूरेमिया, फीवर एंड कोमा। कॉपर, कॉपर से लिखो, Cu से लिखो, हाइपरटेंशन, यूरेमिया, हाइपरटेंशन, यूरेमिया, फीवर एंड कोमा। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट है लेड, LEAD। ये ऑटोमोबाइल से भी रिलीज होता है बेटा, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, हाँ ऑटोमोबाइल से भी निकलता है ना, लिखिए, ऑल्सो कॉमन फॉर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ब्रैकेट क्लोज, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ब्रैकेट क्लोज। It interferes with heme synthesis. It interferes with heme synthesis. Heme synthesis. Oxygen and glucose metabolism. Oxygen and glucose metabolism. Anemia, vomiting. कॉप लीड में है बेटा, हेमसिंथेसिस, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, एनीमिया, वोमिटिंग, डैमेज टू लीवर, किडनी एंड ब्रेन, डैमेज टू लीवर, किडनी एंड ब्रेन। अब लिखो, लिख लिया, कैडमियम, अब लिखो कैडमियम, कैडमियम, कैंसर ऑफ लीवर, सी से कैडमियम, सी से कैंसर ऑफ लीवर एंड लंग्स, कैंसर ऑफ लीवर एंड लंग्स, डायरिया कॉमा डायरिया एंड पेनफुल डिफॉर्मिटीज, कैंसर ऑफ लीवर एंड लंग्स, डायरिया एंड पेनफुल डिफॉर्मिटीज, कॉल्ड कॉल्ड डिजीज का नाम है बेटा इटाई, इटाई, ITAI, ITAI, इटाई, इटाई डिजीज का नाम है, किससे होता है ये, कैडमियम से, कैडमियम से होता है बेटा, ठीक है, इटाई, इटाई। नेक्स्ट टॉपिक है बायो मैग्निफिकेशन, या इसी को और क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है बेटा। फूड चेन में किसी भी पोल्यूटेंट का इंटर करना, है ना, हार्मफुल एलिमेंट्स का इंटर करना और अपर लेवल पर जाते जाते उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, बायोमैग्निफिकेशन है, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में बेटा प्लांट्स के थ्रू बहुत सारे फर्टिलाइजर्स के केमिकल्स इंटर कर जाते हैं और वो, है ना, डिजीज कॉज करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक्वेटिक मीडियम है ना, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन एक्वेटिक फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन देख लो एनसीईआरटी में है क्या, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ DDT इन एक्वेटिक फूड चेन, ठीक है। वाटर में DDT जाएगा बेटा 0.003 ppb लिखा हुआ, पार्ट्स पर बिलियन,
तो आप भी बनाते चलो। वाटर में DDT चला गया 0.003 ppb पार्ट्स पर बिलियन है, अगर मान लो, ठीक है ना। तो ये जो है जू प्लैंकटन इस पे डिपेंड होते हैं। जू प्लैंकटन में वाटर के थ्रू चला जाएगा बेटा 0.04 ppm। इससे ये जू प्लैंकटन में चला गया कितना 0.04 ppm। यहाँ ppb है, यहाँ ppm है, ठीक है। जू प्लैंकटन इस पे डिपेंड होंगी क्या, स्मॉल फिशेस। इसको खाएंगी कौन, स्मॉल फिश। इसमें चला गया कितना 0 पॉइंट क्या लिखा है बताना, 0.5 ppm। कंसंट्रेशन इंक्रीज करता चला जा रहा है। देखो इस पे लार्ज फिश डिपेंड होंगी, लार्ज फिश। इसमें 0 पॉइंट क्या है, सॉरी 0 पॉइंट नहीं होगा, इसमें 2 ppm, 2 ppm। देखो कंसंट्रेशन कितना इंक्रीज कर गया। और इस पे फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं जो, है ना। बर्ड्स कितना है, DDT का कंसंट्रेशन 25 ppm, कितना बढ़ गया बेटा। और इस बर्ड को जो खाएगा उसमें कितना चला जाएगा, देख रहे हो कंसंट्रेशन कितना तेजी से इंक्रीज करता चला गया। ये DDT है, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, ये तो जानते हो आप लोग। DDT का फुल फॉर्म चाहो तो लिख सकते हो, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। DDT। अब बायोमैग्निफिकेशन में लिखिए, इट रेफर्स टू एन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, it refers to an increase in concentration of a toxicant at successive trophic levels, successive trophic levels, ठीक है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। few toxic substances present in few toxic substances present in industrial water can undergo biological magnification in aquatic food chain, next point, these toxic substances get accumulated in the organism's body, these toxic substances get accumulated in the organism's body, and do not get excreted or metabolized,
and do not get excreted or metabolized. ऐसा क्यों बेटे? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा उसके लिए हमारी बॉडी अडॉप्टेड नहीं है ना, या किसी भी ऑर्गेनिज्म की। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस these substances pass to a next trophic level ड्यू टू, अगर मान लो मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा या एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा तो उस पे जो डिपेंड होगा बेटा वो अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर कर देगा। फिर ड्यू टू दिस these substances pass to the next trophic levels via food chain, via food chain. This phenomenon is well known, this phenomenon is well known in case of mercury, in case of mercury and chlorinated hydrocarbons like, this phenomena is well known in case of mercury and chlorinated hydrocarbons like DDT pollution, DDT pollution। ठीक है, ठीक है। अब बेटा बर्ड्स में अगर चला जाता है डीडीटी, देखो डीडीटी हमने कहां पे स्प्रे किया था और किसके लिए किया था, और ये कहां पे चला गया, बर्ड्स में चला गया। और बर्ड्स में जाने के बाद बेटा ये उनके शेल को, जो एग का शेल होता है बेटा, उसकी लेयर को बहुत पतला बना देता है, थिन बना देता है। तो फिर बर्ड्स का पॉपुलेशन डिक्रीज होगा कि नहीं, क्योंकि एग हैचिंग करने डेवलप नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो? तो बर्ड्स की पॉपुलेशन भी डिक्रीज करेगी। इस बात को स्टार के साथ स्टार लगाओ या नोट करके लिखो, अंडरलाइन करके, डीडीटी डिक्रीज द बर्ड पॉपुलेशन, डीडीटी डिक्रीज द बर्ड पॉपुलेशन, bird population because DDT interferes कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता। और आप जानते हो कि सेल में सबसे ज्यादा क्या होती है, कैल्शियम। इंटरफियर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स which leads to thinning, THINING, thinning, THINNING होगा ना, हाँ, thinning of egg shells, SHELLS, egg cells and their premature breaking। अब देखो बेटा कोई ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसा कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल जो किसी ट्रॉफिक लेवल में रुक सा गया है, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। हेडिंग दो अब, बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है ना, एक्यूमुलेट होना। एक्यूमुलेशन ऑफ एनी नॉन बायो, लिखिए, एक्यूमुलेशन ऑफ एनी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, एक्यूमुलेशन ऑफ एनी नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस non-biodegradable substances at any single trophic level, at any single trophic level,
level is the bioaccumulation. बायोएक्यूमुलेशन, ठीक है। और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, बायो मैग्निफिकेशन, द अमाउंट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन सब हेडिंग दे दो, बल्कि सब हेडिंग छोटा सा दे दो, बायो मैग्निफिकेशन। दोनों में डिफरेंस लिख, यहीं पे लिख लो आप। बायो मैग्निफिकेशन, द अमाउंट ऑफ बायो एक्यूमुलेशन इन ग्रोज, the accumulation amount of bioaccumulation is grows on increasing with increasing trophic level। पहले समझ लो फिर लिखो, समझ लो फिर से दोबारा एक बार। देखो जैसे डीडीटी है, ट्रॉफिक लेवल 1 में फिश में या स्मॉल फिश में या जू प्लैंकटन में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो वो उसको हम बोलेंगे कि बायो एक्यूमुलेशन। यहाँ पे हमने बनाया था जितने भी ट्रॉफिक लेवल, वो अलग अलग लेवल पे बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्योंकि वो एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है और मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है, तो एक्यूमुलेट हो रहा है। और ये बायो एक्यूमुलेशन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज करता जाएगा। जो इंक्रीज करता जा रहा है इस फिनोमेना को बायो मैग्निफिकेशन, जो एक्यूमुलेट हो रहा है वो बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, समझ में आ गया बात? क्लियर है? अब लिखिए बायो मैग्निफिकेशन में लिखो, द अमाउंट ऑफ बायो मैग्निफिकेशन इज grows on increasing with the amount of biomagnification is grows on increasing with increasing trophic level, increasing trophic level। ठीक है, ठीक है, इट इज द बायो मैग्निफिकेशन। समझ में आ गया होगा बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। अब एक और वर्ड है बेटा, बायो कंसंट्रेशन। बायो कंसंट्रेशन, तो एक्चुअल में बायो कंसंट्रेशन और कुछ नहीं, वो बायो मैग्निफिकेशन ही है। तो बायो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बायो कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। समझ में आ गया बात? एक और दूसरा टर्म है बायो रीमेडिएशन। बायो रीमेडिएशन क्या है? बायो रीमेडिएशन, अगर आपको मिनरल न्यूट्रिशन वाला चैप्टर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, तो वहां पे आपने कुछ मिनरल्स ऐसे पढ़े होंगे, नॉन इसेंशियल मिनरल्स। जैसे सोडियम क्या है, इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है? नॉन इसेंशियल है। सेलेनियम है जैसे, तो बहुत सारे बायोरिएक्टर के पास ऐसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे ग्रो कर जाते हैं, तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन एलिमेंट्स को, समझ रहे हो, और उसको मेटाबोलाइज कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बायो रिमेडिएशन बोलते हैं। या विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिक मटेरियल को हम लेस टॉक्सिक या बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सम प्लांट्स, उसको हम बोलते हैं बायो रिमेडिएशन। क्लियर हो गई बात? मतलब प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करेगा, मेटाबोलाइज कर देगा। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं। जैसे बेटा बायो रिमेडिएशन का एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे दूं, जैसे मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो प्लास्टिक जिससे कि डिग्रेड हो सकता है, अगर उस प्रोटीन को हम खोज निकालें और उस प्रोटीन से रिलेटेड डीएनए का सीक्वेंस आइडेंटिफाइड कर लें, बना लें, और उस डीएनए को हम बैक्टीरिया में इसके
प्लाज्मिड में इंसर्ट करके बैक्टीरिया में अगर डाल दें और उस बैक्टीरिया को प्रोपोगेट करा दें, देखो कितना आसानी से मैंने बता दिया, और है बहुत लंबा प्रोसेस। हाँ, स्यूडोमोनास प्यूटिडा, हाँ समझ रहे हो। तो वो अगर उसको जहां पे हम कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वेस्टेज सारा इकट्ठा करते हैं, प्लास्टिक वगैरह उसमें, वहां पे उस बैक्टीरिया को छोड़ दे तो अपने आप वो प्रोपोगेट करता चला जाएगा और वो प्रोटीन बनाएगा, उसको डिग्रेड करता हुआ चला जाएगा। तो ये हो गया बायो रिमेडिएशन, समझ में आ गया होगा। हाँ, तो लिखिए बायो रिमेडिएशन में लिखो विच द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म with the help of microorganisms reduce the toxic pollutants with the help of microorganisms with the help of microorganisms reduce the toxic pollutant called bioremediation, bioremediation, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, some plants also absorb pollutants, some plants also absorb pollutants and convert them into बेनिफिशियल कंपोनेंट्स। ठीक है, अब बेटा एक केस स्टडी है, मैं ये नहीं कर सकता कि आप पढ़ लेना, मैं उसको समझा देता हूं क्योंकि बहुत ही जरूरी है। आप एनसीईआरटी अगर होगी आपके पास तो देख सकते हो, एक केस स्टडी है। हाँ, आर्काटा में, आर्काटा कहाँ पे है बेटा? कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में है। बायोलॉजिस्ट है ना, फ्रॉम हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी प्लस गांव के कुछ लोगों ने मिलके, देखो कितनी बड़ी बात है, वहां के गांव, कुछ गांव के लोग मिल गए, कई गांव के लोग मिल गए, है ना, टाउन्स पीपल प्लस बायोलॉजिस्ट, है ना, ये सभी लोग एक साथ मिलके, आर्काटा इनका कैलिफोर्निया, सभी लोग एक साथ मिलके बोथ क्रिएटेड सीरीज ऑफ 6 connected marshes over 60 हेक्टेयर ऑफ मार्स लैंड, जिसमें कि प्लांट्स भी थे, फंगस भी थे, एल्गी और बैक्टीरिया, जो कि एब्जॉर्ब कर, जो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसको। समझ में आई बात? तो लिखिए केस स्टडी इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया, इसमें क्या होता है नेचुरली, जब आप पूरी तरह पढ़ लोगे इसको तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको, है ना, कि कितना बढ़िया सिस्टम बिठा रखा इन लोगों ने, सभी लोगों ने मिल के। तो हेडिंग दो केस स्टडी में, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इंटीग्रेटेड लिखो, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर के बारे में मुझे नहीं बताना है ना, आप जानते हो, इंक्लूडिंग सीवेज, waste water including sewage treated by integrated manner, treated by integrated manner, है ना, बाई दो तरीके से, बाई दो तरीके से बेटा, कौन कौन सा?
एक तो आर्टिफिशियल, ठीक है, और दूसरा नेचुरल प्रोसेस, ट्रीटेड बाय टू मेथड। इसमें ऐसा नहीं कि 100% सारा नेचुरली है, कुछ आर्टिफिशियल भी है इसमें। आर्टिफिशियल जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड। नेचुरल में बेटा तो एक ही है, हम लिखेंगे बायो रीमेडिएशन। नेचुरल में बायो रीमेडिएशन का यूज हुआ है, और आर्टिफिशियल में कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन। कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन आप लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट में भी देखा था, पहला काम था फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, है ना? वही काम यहां भी हो रहा है बेटा, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन पहले कर लिया, ठीक है। और एक और पॉइंट इसमें लिख सकते हो चाहो तो आप, एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट, ठीक है, क्लोरीन ट्रीटमेंट, समझ में आ गया? ये दो प्रोसेस है, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल, ठीक है। आर्टिफिशियल में फिल्ट्रेशन, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट, ठीक है, क्लोरीन ट्रीटमेंट। और नेचुरल में बेटा एक ही है, बायो रीमेडिएशन। बायो रीमेडिएशन। और ये हुआ कहां था, इसका एग्जाम्पल बोलो। अरकाटा, अरकाटा इन कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया। और इसमें दो लोग मिले हैं, दो ग्रुप है इसमें। पहला बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट कहां के, फ्रॉम हम्बोल्ट स्टेट